Good afternoon, everyone. So today I am going to discuss about rest of the question for the DMRC. ठीक है, तो 28 तक एक्सप्लेन कर चुका था मैं. अब आता है क्वेश्चन नंबर 29. ठीक है, ये एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट हर ही एग्जाम में पूछा जाता है. आईएएस से लेकर, गेट से लेकर, एसएससी, जेई से लेकर यूपीपीएससी तक में जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका आंसर क्या होगा. ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक सिंपल कंसेप्ट है जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, वो पढ़ना पड़ेगा कि इसका कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 का एक्सप्रेशन इस तरह से दिया जाएगा कि एडी करंट लॉस जो होता है वो डिपेंड करता है एफ स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर. ठीक है, बी स्क्वायर मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी. ठीक, एफ स्क्वायर बी स्क्वायर में प्रोपोर्शनल होता है. और हिस्टेरिसिस लॉ जो होता है वो एफ इंटू बी की पावर एन के प्रोपोर्शनल होता है. ठीक है, ये एन क्या होता है, एन इज नथिंग बट एन इज स्टेफेंस कांस्टेंट कहते हैं इसको, जो कि जिसकी वैल्यू 1.6 से लेकर 2 के बीच में वैरी करती है. जो 2 जनरली हम हमेशा इसको 1.6 से ही कंसीडर करते हैं. ठीक है, 1.6 से ही कंसीडर करते हैं. ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में अगर आप देखें कि वी वाई एफ रेशियो जो है वो कांस्टेंट है. कांस्टेंट कैसे है कि देखिए 400 वी है और फ्रीक्वेंसी कितना है 50 हर्ट्ज है. तो मतलब वी वाई एफ क्या हो जाएगा 400/50 इक्वल टू 8. ठीक है, और इसी तरह से अप्लाइड वोल्टेज 200 था तो फ्रीक्वेंसी 25 हो गया, तो 25 इंटू 8 विल बी गिवन एज 200. तो यहाँ पर भी वी वाई एफ रेशियो जो है वो कांस्टेंट है. तो अगर वी वाई एफ रेशियो कांस्टेंट है, याद रखिएगा जो भी मैं बता रहा हूँ ये तब के लिए बता रहा हूँ जब वी वाई एफ रेशियो कांस्टेंट है. अदरवाइज ये कंसेप्ट नहीं लगेगा. अदरवाइज आपको दोनों कंसीडर करना पड़ेगा, मतलब जो वोल्टेज चेंज हो रहा है वो भी यहाँ पुट करना पड़ेगा और जो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है वो भी मतलब वो करना पड़ेगा. लेकिन अब यहाँ पे मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ, जो भी वी वाई एफ रेशियो अगर कांस्टेंट है, अगर वी वाई एफ रेशियो कांस्टेंट है तो जो होगा, जो एडी करंट लॉस होगा वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा फ्रीक्वेंसी स्क्वायर की. ठीक है, और हिस्टेरिसिस लॉस जो होगा वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा सिंपल फ्रीक्वेंसी के, इफ ओनली एंड इफ वी वाई रेशियो इज कांस्टेंट विच इज जनरली कांस्टेंट इन ए प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर. ठीक है, तो उस टाइम जब वी वाई रेशियो कांस्टेंट होगा, वी वाई रेशियो अगर कांस्टेंट होगा तो एडी करंट लॉस जो हो जाएगा वो फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा. और जो हिस्टेरिसिस लॉस होगा वो फ्रीक्वेंसी के सिंगल टर्म पे प्रोपोर्शनल हो जाएगा. तो ए एंड बी आर जस्ट द प्रोपोर्शनल कांस्टेंट. ठीक है, तो टोटल आयरन लॉस इज नथिंग बट द समीशन ऑफ एडी करंट लॉस एंड हिस्टेरिसिस लॉस. ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए. इस क्वेश्चन में क्या लिख के आयरन लॉस दिया हुआ है इतना, इतने फ्रीक्वेंसी और इतने वोल्टेज पे. ठीक है, तो मैंने वही किया है यहाँ पे, पावर इक्वल टू ए एफ स्क्वायर. ए एफ स्क्वायर इज व्हाट, एडी करंट लॉस, एंड बी एफ इज हिस्टेरिसिस लॉस. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी 50 रखा. ये आयरन लॉस कितना दिया है 2500 दिया हुआ है, 2500 दिया हुआ आयरन लॉस किस फ्रीक्वेंसी पे, 50 हर्ट्ज पे. तो बस हमने वहाँ पे अब वो फ्रीक्वेंसी रखा, तो इसको जस्ट 50 से डिवाइड किया दोनों साइड, तो ये एक्सप्रेशन बन गया. ठीक है, अब दूसरे दूसरे पार्ट में क्या कर रहा है कि वन अप्लाइड वोल्टेज इज इतना, सप्लाई फ्रीक्वेंसी इतना, आयरन लॉस इज फाउंड टू बी इतना. सिंपल आप क्या करिए, इस वाले इक्वेशन में फ्रीक्वेंसी को आप क्या रख दें, फ्रीक्वेंसी को आप 25 रख दें. ठीक है, देखो फ्रीक्वेंसी को हमने 25 रख दिया, सिंपल ये एक्सप्रेशन बन गया. ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपको सॉल्व करना है. इसमें इसमें से ए और बी की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, बी की वैल्यू भी आप यहाँ से रख के निकाल सकते हैं. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में फाइनली तुमसे पूछा क्या था कि एडी करंट लॉस निकालना था इतने वोल्ट पे ना, इतने वोल्ट और इतने इतने फ्रीक्वेंसी पे. ठीक, तो देखो ऐसा नहीं होगा कि तुमसे ये बोल देगा कि 400 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी भी इसको बताना पड़ेगा कौन सी फ्रीक्वेंसी पे एडी करंट पूछ रहा है. ठीक है, अगर यहाँ पे 25 लिखा होता तो ये फाइनल, जैसे यहाँ पे हमारे ए की वैल्यू आ गया, तो ए क्या था, ए किसका कोफिशिएंट था, ए बेसिकली हिस्टेरिसिस एडी करंट लॉस का कोफिशिएंट था. एडी करंट लॉस के कोफिशिएंट जो हम माने थे उसको हम ए माने थे और हिस्टेरिसिस को बी माने थे. ठीक है, तो अब क्या होगा, अब ये हुआ कि यहाँ से क्या होगा, हमारा ए की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई. अब इस ए की वैल्यू के लिए क्या होगा कि ए की वैल्यू आ गई. अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आपको 50 रखना है. 50 क्यों रखना है, क्योंकि 50 के लिए ही पूछा गया है. ठीक है, तो बस ए की वैल्यू रखी 60/25 इंटू 50 स्क्वायर, यहाँ से हमारा एडी करंट लॉस की वैल्यू आ गई. ठीक है, जिसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो 1600 होगा. अगर यहाँ पर तुमसे ये पूछता कि भाई हिस्टेरिसिस लॉस निकालो इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, तो क्या करते, सिंपल ये करते कि भाई ए हमारा आ गया है, इस ए को हम इस इक्वेशन में पुट करते, 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 और यहाँ से हमारा बी आता, बी आ जाता. बी आने के बाद क्या करते, हिस्टेरिसिस लॉस निकालने के लिए इस बी को यहाँ रखते, और यहाँ फ्रीक्वेंसी क्या रखते, फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे 50 हर्ट्स रखते, क्यों, क्योंकि 50 हर्ट्स के लिए पूछा गया है. ठीक है, लेकिन ये सारे कंसेप्ट तभी वैलिड हैं जब वी वाई एफ रेशियो, किसी भी क्वेश्चन में वी वाई एफ रेशियो जो दिया है वो कांस्टेंट हो. ठीक है, तो इसका यहाँ पे एडी करंट लॉस कितना आ जाएगा, इस 50 हर्ट्ज पे 400 वोल्टेज 1600 इज द राइट आंसर. आई होप आपको ये समझ में आ गया. ठीक है, इस तरह से करना है कुछ ऐसे क्वेश्चन को. फिर अब आता है क्वेश्चन नंबर 30. ये एक बहुत आसान सा क्वेश्चन है, किसी भी बक कन्वर्टर के लिए
किसी भी वर्क कन्वर्टर के लिए जो वी नॉट होता है वो अल्फा इंटू वी इनपुट के बराबर होता है, और आई नॉट आउटपुट करंट जो होता है वो आई बाई एस के बराबर होता है। या फिर आप ये समझ लें कि जब भी आप ये लिखें वी की वी नॉट इज इक्वल टू अल्फा इंटू वी इनपुट, जब भी आप ये लिखें ये होता है बक कन्वर्टर के लिए। ठीक है, अब बूस्ट कन्वर्टर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, वी नॉट इज इक्वल टू 1/1 माइनस अल्फा इंटू वी इनपुट। ठीक है, अब ध्यान समझें, यहाँ पे सिंपल, जब आपको डाउट हो रहा है कुछ नहीं करना, वी नॉट को आई इनपुट से रिप्लेस कर दो, इसको अल्फा लिखे रहने दो, और वी इनपुट को जो है आई नॉट से रिप्लेस कर दो, बस सिंपल ये जो है आपको याद रखना है। इसी तरीके से इसका क्या होगा, इसका कुछ नहीं, वी नॉट को आई इनपुट से रिप्लेस करेंगे, ठीक है, और 1/1 माइनस अल्फा तो ऐसा ही रहेगा, वी इनपुट को किससे रिप्लेस करेंगे, आई नॉट से रिप्लेस करेंगे, सिंपल एक्सप्रेशन आ जाएगा इसका। ठीक है, तो यहाँ सिंपल क्वेश्चन था, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, जिसमें ये पूछा क्या था, वो जब व्हाट इज द ड्यूटी साइकिल, आउटपुट करंट दिया है, इनपुट करंट दिया है, किसके लिए, बक कन्वर्टर के लिए। ठीक है, तो बक कन्वर्टर के लिए ये रिलेशन होता है, आई इनपुट इज टू अल्फा इंटू आई नॉट। ठीक है, तो आई इनपुट 2.4 दिया था, आउटपुट 6 दिया था, यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गई। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। और अल्फा इज ऑलवेज लेस देन 1, क्योंकि ये ग्रेट ड्यूटी साइकिल होता है। ठीक है, अल्फा इज नथिंग बट द ड्यूटी साइकिल विच इज डिफाइंड एज टी ऑन अपॉन कैपिटल टी। ठीक है, ये होता है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 0.4। ठीक, नॉट व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31। इस 31 क्वेश्चन क्या है ना, आपको मैक्सिमम पावर डिलीवर कराना है लोड को। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर थ्योरम जब भी आप यहाँ लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई मैक्सिमम पावर के लिए लोड रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू, लोड रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू द थेनवेस इक्विवेलेंट, या सोर्स रेजिस्टेंस कह सकते हैं आप। सोर्स रेस देखिए, मतलब कि किसी भी सर्किट में मैक्सिमम पावर लोड तक तब पहुंचेगी जब लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू बराबर हो जाए सोर्स रेजिस्टेंस की। ठीक है, तो लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू बराबर हो जाएगी सोर्स रेजिस्टेंस की, तो बस वही है कि मैक्सिमम पावर अचीव व्हेन आरएल इक्वल टू 10 ओम। ठीक, आई विल बी गिवन एज 10, जो कि वोल्टेज है, अपॉन 10 सोर्स वोल्टेज और प्लस लोड सोर्स रेजिस्टेंस प्लस लोड रेजिस्टेंस, तो यहाँ से आई की वैल्यू 1/2 के बराबर आ जाएगी। पावर लॉस, ये बेसिकली पूछ रहा है कि लोड में कितना पावर लॉस होगा, व्हाट इज द मैक्सिमम पावर लॉस, लोड पावर लॉस होता है, लोड की बात कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे जब आप रेजिस्टेंस रखेंगे आई स्क्वायर इंटू आर, आर जो यहाँ रखेंगे आप लोड रखेंगे, ना कि ओवरऑल रेजिस्टेंस रखेंगे। ठीक है, तो ये जो है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसमें, कि जब भी पावर लॉस पूछ रहा है तो लोड के अक्रॉस कितना पावर लॉस है, ये पूछ रहा है। सर्किट में ओवरऑल पावर लॉस नहीं पूछ रहा है। टोटल पावर लॉस अगर बोलता है ऐसा कुछ, तब तो आपको करना पड़ता है। टोटल पावर लॉस पूछ रहा है तो मतलब ये लोड के अक्रॉस हमको पावर लॉस निकालना है, ना कि लोड के क्रॉस, ना कि इसके क्रॉस, ना कि टोटल के, मतलब कि जो भी पावर लॉस हो रहा है टोटल पावर लॉस, वो लोड के क्रॉस कितना पावर लॉस हो रहा है, अब हमको ये बताइए। क्योंकि जो सोर्स का है वो तो रहेगा ही, वो तो कहीं जाएगा नहीं, जो भी सोर्स का रेजिस्टेंस है वो तो सर्किट में रहेगा ही रहेगा। लोड पर कितना पावर लॉस हो रहा है आप ये बताइए। ठीक है, तो सिंपल इसका कंसेप्ट ये था कि भाई मैक्सिमम पावर के लिए आरएल की वैल्यू भी 10 के बराबर हो जाएगी, इसके बराबर करंट निकालेंगे तो पावर विल इक्वल आई करंट टू आर, आई की वैल्यू 1/2, आर जो यहाँ पे लेंगे लोड रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से 31 का जो आंसर आएगा 2.2 आएगा, 2.5। ठीक है, टोटल पावर लॉस, लॉस मतलब कि लोड के करस्पॉन्डिंग पूछ रहा है, लोड में कितना पावर लॉस हो रहा है। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 32। ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, जो इस बार 2021 के गेट में पूछा गया था, और इसरो के पेपर में भी ये दो बार पूछा जा चुका है, और जनरली ये पूछा जा चुका है, कुछ खास है नहीं इस कंसेप्ट में। सिंपल आपको IC1 इक्वल टू IC2 करना है। ठीक है, और जनरेशन PG1 PG2 इक्वल टू टोटल जनरेशन इक्वल टू टोटल डिमांड, PG1 प्लस PG2 इज इक्वल टू, ये देखिए ध्यान से देखिए कि IC1 इक्वल टू IC2 करोगे, एक इक्वेशन बनेगा यहाँ से, और दूसरा ये बनेगा कि भाई टोटल लोड डिमांड जो है, ये टोटल जनरेशन इक्वल टू टोटल डिमांड। ठीक है, तो PG1 प्लस PG2 इक्वल टू 170 के बराबर करोगे, यहाँ से दोनों सॉल्व करोगे, यहाँ से तुम्हारा दोनों एक्सप्रेशन आ जाएगा, PG1 PG2। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, लोग पढ़ते नहीं इसलिए ये वाला हो नहीं पाता, लेकिन ये बहुत ही आसान, कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपल IC1 इक्वल टू IC2 करना है, और दोनों जनरेशन का समीशन जो होगा वो लोड के बराबर हो जाएगा। तो ये करना है तुमको, 170 हो जाएगा, यहाँ से तुम दोनों आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, सो द राइट आंसर इज डी। ठीक, ये क्वेश्चन जो है मतलब पढ़ जरूर लीजिएगा, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन, सिंपल आपको IC1 इक्वल टू IC2 करना है, इस कुछ नहीं करना। और दूसरा कैसे याद रखना है कि भाई जो जनरेशन हो रहा है, जो दो जनरेटिंग यूनिट जनरेट कर रही है वो बराबर हो जाएगी किसके, लोड के बराबर हो जाएगी। तो बस यही दोनों इक्वेशन बन जाएगा, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। ठीक, नाउ हाँ, तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। हाँ, ये डिफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है बेसिकली, कि किसी भी डीसी जनरेशन में करंट रिवर्सल इन एन एमएचओ कोयल as it crosses magnetic field is called commutation process. The process is called commutation. This was simple theoretical question. फिर आता है ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो पहले कभी शायद गेट वगैरह में पूछा जा चुका है। इसमें पूछ रहा है कि मतलब इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं अच्छे से। तो इसमें करना क्या है आपको, हाँ, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें करंट निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज स्टार्ट। ठीक,
तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आप पोटेंशियोमीटर में ये कंसेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा कि V1 L1 की वैल्यू बराबर होती है V2 L2। ठीक है, V1 L1 की वैल्यू बराबर होती है V2 L2 के। अब इसमें क्या दिया हुआ है, V1 दिया हुआ है 1.45 विच बैलेंस हैज 50 सेंटीमीटर। V1 दिया है 1.45 जो बैलेंस हो रहा है 50 सेंटीमीटर में। तो 72 पे अगर 75 पे अगर वो बैलेंस करेगा तो उस टाइम करस्पॉन्डिंग वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड सेल हमारा ये है कि भाई 50 सेंटीमीटर पे बैलेंस हो रहा है तो उस टाइम ईएमएफ की जो वैल्यू है वो 1.45 की बराबर है। तो अगर वो 75 पे बैलेंस कर रहा है तो ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ से सिंपल निकालेंगे भाई, ये जब 75 पे बैलेंस कर रहा है तो उस टाइम हमने V2 मान लिया उसको, तो V2 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। करंट विल बी गिवन है, सिंपल की रेफरेंस दिया हुआ है, दैट करंट विच बैलेंसेस एट 75 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं, मतलब कि वो वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग करंट निकालनी है जो 75 सेंटीमीटर के करस्पॉन्डिंग वो बैलेंस हो रहा है। तो सिंपल 75 डिवाइडेड बाई ये यहाँ से V2 आ जाएगा, मतलब V2 यहाँ से निकालोगे, फिर I2 विल बी गिवन एज V2/R, जो कि ये आ जाएगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ठीक, so next question is regarding this, a potential field defined as find the electric field. हाँ, तो 35 क्वेश्चन इज पोटेंशियल फील्ड इज डिफाइंड बाय दिस रिलेशन, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। तो अब आपको ये देखो, यहाँ पर एक चीज जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखनी चाहिए कि इन द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर वी ऑलवेज डिक्रीजेस। इसीलिए यहाँ पे जो आता है यहाँ पे विद माइनस साइन आता है। ये आपको ये माइनस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जानना। ठीक है, जो माइनस है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा आंसर मारे, ए मारे या फिर बी मारे। समझ रहे हो, तो इसलिए ये माइनस का रहना बहुत ज़रूरी है। और इस ऑपरेटर को जो हम कहते हैं, इस ऑपरेटर को हम कहेंगे ये एक ग्रेडियंट है, डायवर्जेंस नहीं बोलेंगे, ग्रेडियंट बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि जो वी वेक्टर हमारा जो वी है वो एक स्केलर, देखो ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्यों है, क्योंकि इसमें आई नहीं आई कैप है, नहीं जे कैप है, नहीं के कैप, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर आप डेल ऑपरेटर किसी स्केलर क्वांटिटी पे लगाते हैं तो उसको हम ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है, ई इज टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ ए। ठीक है, अच्छा डेल ऑपरेटर को एक मैं बता देता हूँ डेल ऑपरेटर कैसे काम करता है, शायद कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो जाए कि भाई अगर ये लिखा है डेल बटे डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये लिखा हुआ है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2x आएगा। ठीक है, किसी भी दूसरे वेरिएबल का रिस्पेक्ट में अगर तुम डेल निकालोगे तो इसकी वैल्यू हमेशा किसके बराबर आएगी, 0 के बराबर आएगी। ठीक है, ठीक, अच्छे तरीके से आप कोई भी जैसे डेल बटे डेल वाई लिया हमने, डेल बटे डेल वाई लिया, डिफरेंशिएशन नहीं है, डेल ऑपरेटर है। ये लिखा है वाई प्लस एक्स वाई, ये आया, इसका क्या आ जाएगा डेल 1 प्लस एक्स विल बी कंसिडर्ड एज अ कांस्टेंट वेरिएबल, डेल वाई ऑफ वाई इक्वल टू 1 प्लस एक्स, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, ये दोनों एग्जाम्पल सफिशिएंट है एक्सप्लेन करने के लिए। 2 × एक्स है ये। ठीक है, क्या वाई यहाँ पे जब भी यहाँ पे एक्स वेरिएबल है, यहाँ पे वाई वेरिएबल है, अलग अलग वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये वेरिएबल जो है तुमको क्या कंसीडर करना पड़ेगा, एज अ कांस्टेंट कंसीडर करना पड़ेगा कि भाई ये कांस्टेंट है इसके लिए, डेल डेल के लिए यही तो डिफरेंस है डेल में और एक प्रॉपर डिफरेंशिएशन में। वहाँ पे वो कांस्टेंट के, यहाँ पे आपको एक इसको एक एज अ कांस्टेंट कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, सो या सो दिस इज द क्वेश्चन आई वाज टॉकिंग अबाउट। तो यहाँ पर भी दिया हुआ था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो यहाँ से हमने डेल ऑपरेटर अप्लाई किया। ठीक है, यहाँ से ये आया, उसके बाद आपको एक्स वाई और जेड की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, ठीक, आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू कि कैसे अप्लाई करें। देखो यहाँ पर कोई भी एक्स कंपोनेंट नहीं था, इसलिए पूरा पूरा जीरो हो गया, और इसका लिखा गया यहाँ कितना आया, 3 × 6 xy। इसी तरह से डेल बटे डेल वाई लिया गया, तो यहाँ पे देखो वाई का कोई वाई यहाँ पर भी है तो वाई यहाँ पर भी है, इसलिए यहाँ पे वाई करोगे जेड को कांस्टेंट लोगे और डेल बटे डेल वाई क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, और इसी तरह से ये किया, यहाँ पे इसको कांस्टेंट कंसीडर कर लोगे और डेल बटे डेल वाई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो वहाँ पे 1 लिखा हुआ है। इसी तरह से यहाँ पर देखो माइनस, यहाँ पे डेल जेड किया जा रहा है, डेल वाई नहीं डेल डेल जेड किया जा रहा है, डेल जेड किया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या करोगे, एक्स को और वाई को कांस्टेंट कंसीडर करोगे और जेड को, केवल जेड को देखोगे कि भाई जेड को डिफरेंशिएट करना है। तो कोई यहाँ पर ये जीरो क्यों लिया गया है, जीरो इसलिए गया कि भाई इसमें कोई भी कहीं भी जेड प्रेजेंट नहीं था ना, कोई भी जेड प्रेजेंट नहीं था, तो ये पूरा पूरा जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे डेल बटे डेल जेड अगर तुम निकालोगे किसका, 3 x स्क्वायर वाई का,
तो यहाँ क्या आएगा, सिंपल जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी जेड का एक्सप्रेशन प्रेजेंट नहीं, ठीक है। तो यहाँ से इसका जब सॉल्व करोगे फाइनली एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे -4j विल बी द राइट आंसर, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ये व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ये, ठीक है। तो हम कैसे बताएंगे इसको, देखो ऐसे ही करेंगे। देखो सबसे पहले आप ये देखिए कि आंसर किस में पूछा है, डेसिमल में। ये हेक्सा कहते हैं इसको, उसको डेसिमल कहते हैं। सबसे पहले आप ये ध्यान देंगे कि आंसर किसने पूछा हुआ है, हेक्सा में या डेसिमल में। तो आंसर है डेसिमल में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, डेसिमल में। डेसिमल मतलब 10 के उसमें, ठीक है। तो कन्वर्जन कैसे होता है, कन्वर्जन कुछ इस तरह से होता है। कन्वर्जन कुछ इस तरह से होता है। आई होप इट इज क्लियरली विजिबल। जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। हाँ, ठीक है। तो कन्वर्जन कुछ इस तरह से होता है। इस तरह से होता है कैसे, 64 कैसे करोगे, ऐसे करोगे। देखो एकदम सिंपल तरीके से, कि जैसे अगर ये रखा होता है, ये 364 को तुमको कन्वर्ट करना होता ना, तो कुछ नहीं करना है आपको। 4 × 16 की पावर 0 प्लस 6 × 16 की पावर 0, सॉरी 1, 6 × 1 की पावर 1, ठीक है। इसी तरीके से 3 × 16 की पावर 2, ठीक। इस तरह से इंक्रीजिंग पावर ऑफ 16 करना रहता है, किसमें, किसी भी हेक्सा को डेसिमल में बदलने के लिए, ठीक है। तो बस वही यहाँ पर हो रहा है। 64 चिंता, तो उसको क्या किया, लेफ्ट से 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2 ऐसे करते चले जाना है। ऐड किए, ये आ गया। तो दोनों को सिंपल ऐड कर दिया गया तो ये 180 आ गया, जो कि 180 आंसर सी ऑप्शन है। लेकिन अगर कल को ये क्वेश्चन पूछा होता कि भाई 16 में ऑप्शन दिया होता, जैसे जो ऑप्शन यहाँ पे डेसिमल में पूछा हुआ है, वही अगर 16 में पूछा होता कि भाई 16 में आंसर निकालो, तो कैसे करोगे, कुछ नहीं करोगे, ऐसे करोगे। इसको तुमको डेसिमल को तुमको हेक्सा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करोगे, ऐसे करोगे। देखो 1680, इसको बेसिकली डिवाइड करोगे। डिवाइड करोगे तो 5 जा और ये 0, तो 50 ये हो जाएगा तुम्हारा हेक्सा में, ठीक है। और फिर हेक्सा में रहेगा तो हेक्सा पहला वाला, दूसरा वाला इसको ऐड करोगे तो ये तुम्हारा हेक्सा में आंसर आ जाएगा, अगर ऑप्शन हेक्सा में दिया रहता, ठीक है। सो दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। अब फिर आता है क्वेश्चन नंबर 37। अब इस 37 को क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, 37 को क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है कि, तो ठीक, आई विल एक्सप्लेन इट इन द नेक्स्ट वीडियो। आई थिंक दैट विल बी मोर efficient now. Yeah, thank you.